हेलो बच्चों, मैं नीति आहूजा और आज हम बायोलॉजी के लेसन जैव प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग हैं ये आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। हमारा भाग 2, चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। तो चिकित्सा आप सभी समझ रहे हैं बच्चों, चिकित्सा में किसी रोग का पता लगाना और रोग का इलाज करना, 2 इसके उपयोग हैं। तो रोग के उपचार में भी ये काम में ली जा रही है और रोग का पता लगाने, रोग निदान में भी ये काम में ली जा रही है। मानव स्वास्थ्य की रक्षा चिकित्सा में उपचार, रोग का उपचार करने में और रोग का निदान करने में, दोनों में ही ये काम में ली जा रही है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जितनी भी प्रतिजैविक औषधियाँ हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ, एंजाइम्स, हार्मोन्स जिनका प्रयोग किया जाता है, इनका निर्माण इस जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है। तो इंटरफेरॉन जैसे एक वृद्धि हार्मोन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH, ये वृद्धि हार्मोन है और जो इसी तकनीक से जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया गया। इंसुलिन जो कि मधुमेह रोग के इलाज में काम में ली जाती है, इन सभी को सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक जैव प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले वर्तमान में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सकीय औषधियाँ, ऐसी दवाइयाँ जो कि इस पुनर्योगज टेक्निक से बनी हैं, अभी तक 30 बनाई गई हैं। और बहुत ही हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे भारत देश में 12 जो हैं ऐसी औषधियाँ उपलब्ध हैं और मिल रही हैं। इन पुनर्योगज चिकित्सकीय उत्पादों की क्या खास बात है कि ये मानव के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालती। कोई और अगर हम केमिकल्स वाली जो औषधियाँ खाते हैं, जो और किसी चीज़ से, किसी रासायनिक पदार्थ से बनाई जाती हैं, उनका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी पे, मानव स्वास्थ्य पर अवश्य पड़ता है। जबकि ये जो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, जो पुनर्योगज टेक्निक के द्वारा जो जितनी भी औषधियाँ बनाई जा रही हैं, इनका मानव के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन। इंसुलिन आप सभी जानते हैं, सभी ने नाम सुना है। मधुमेह रोग, आजकल की जो जीवन शैली है, जो बहुत भाग दौड़ वाली, जो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल वाली, जिसमें कि खान पान पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता, नियमित एक दिनचर्या नहीं रह पाती, जिसके कारण आज हर 10 में से 8 व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित हो रहे हैं। ये एक सर्वे है कि हर 10 में से 8 व्यक्ति को मधुमेह रोग है। तो मधुमेह रोग में क्या होता है बच्चों? मधुमेह रोग में हमारे रुधिर में ग्लूकोज का जो लेवल है वो सामान्य से बढ़ जाता है, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं। अब ये रोग कैसे, वैसे ये जो शुगर का हमारा लेवल है ये कैसे कंट्रोल होता है? हमारा जो पाचन तंत्र में एक ग्रंथि होती है अग्नाशय, जिसे मानव शरीर की सबसे स्पेशल ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है, एक ऐसे गुण वाली ग्रंथि है। तो अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा सेल्स है, लैंगरहैंस अग्नाशय ग्रंथि की भी जो लैंगरहैंस द्वीप की एक सेल्स होती हैं, जिन्हें कहते हैं लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी सेल्स होती हैं? बीटा सेल्स। ये जो बीटा सेल्स हैं, ये जो हैं ये बीटा सेल्स, इन सेल्स से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और ये जो है ये 51 अमीनो अम्ल से किससे मिलके बनता है? इंसुलिन पहला हार्मोन है जिसकी पूरी रासायनिक संरचना ज्ञात कर ली गई है। तो ये 51 टाइप के अमीनो एसिड से मिलके बनने वाला एक प्रोटीन है, जो कि एक मुख्य कार्य इसका शरीर में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है, जिससे
रुधिर में ग्लूकोज की एक नियत मात्रा बनी रहे, उससे ज़्यादा नहीं हो। अगर ज़्यादा हो जाती है ग्लूकोज की मात्रा तो भी हानिकारक है, अगर कम हो जाती है तो भी वो हानिकारक है। तो क्या होता है बच्चों, ये इंसुलिन जो ये ग्लूकोज है जो हमारे भोजन के पचने से हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, तो ये उस ग्लूकोज की अधिक मात्रा को ग्लाइकोजन में बदल देती है ताकि ब्लड का जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल है, वो कंट्रोल रहे। अब इसकी कमी से जब तो ये अग्नाशय हमारा सामान्य रूप से काम करता है तो इसकी समुचित मात्रा शरीर में बनती रहती है और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल रहती है। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि अग्नाशय की क्रिया धीमी पड़ जाती है और इंसुलिन हार्मोन की कम मात्रा वो सिक्रीट कर पाता है, जिससे कि मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग जिसे हम डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी भी सामान्य भाषा में कहते हैं। तो इस मधुमेह रोग से बचने के लिए इंसुलिन ही एक उपाय है। सबसे पहले 1916 में एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की। सबसे पहले एडवर्ड शेफर जी ने पता लगाया कि जो ये इंसुलिन है इसका काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। लेकिन जब वो इंसुलिन का पता लगाया तो उसकी खोज किस में की गई? जंतुओं में। 1923 में जंतु कौन से? चौपाए गाय और सूअर के अग्नाशय से निकालकर इसको उपलब्ध कराया गया। गाय और सूअर के अग्नाशय से निकली हुई इंसुलिन को मानव में, जिन लोगों में मधुमेह रोग हो जाता था, उनको उनके शरीर में इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट कराया जाता था। लेकिन इसके लिए क्या होता था कि एक तो जब किसी जानवर का अग्नाशय निकालेंगे तो उस जानवर की मृत्यु होगी, तो इससे तो एक तो जीव हत्या हुई, और दूसरा ये जो जंतुओं की जो इंसुलिन थी ये जब मानव में दी गई तो इससे कुछ लोगों को एलर्जी या कुछ और रिएक्शन हो गई। तो इसलिए इसके लिए क्या करना पड़ता था कि 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए 800 से 1000 किलोग्राम अग्नाशय की आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए कितना ज़्यादा जंतुओं को मारना पड़ता था। तो ये एक ठीक चीज़ नहीं थी। इसकी जगह जंतुओं से प्राप्त इंसुलिन में कुछ एलर्जी भी, इससे कुछ एलर्जी या कुछ रिएक्शंस भी कुछ जीवों में, कुछ मनुष्यों में हो रही थी। इस समस्या का समाधान पुनर्योगज डीएनए तकनीक ने बहुत ही बेहतर तरीके से किया और एक अलग तरह की इंसुलिन प्रयोगशाला में बनाई गई जिसे यूमुलिन या मानव इंसुलिन नाम दिया गया, जो मानव के जीन से ही निर्मित थी। इसलिए उसके द्वारा मानव में कोई भी हानि होने की या कोई भी एलर्जी या प्रतिक्रिया की संभावना कदापि नहीं थी। तो मानव की कोशिकाओं में कैसे किया गया बच्चों? मानव की कोशिकाओं में इंसुलिन कोड करने वाली जीन को, जो हमें पता है कि किस जीन से क्या चीज़ बन रही है, तो जो जीन इंसुलिन बनाती है उस जीन को वाहक प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, फिर इससे पुनर्योगज डीएनए बना लिया और इसको जीवाणु कोशिका के अंदर डाल दिया और उसका क्लोन करके जीवाणु कोशिका का गुणन किया और उससे पुनर्योगज इंसुलिन को प्राप्त किया, जिसका नाम दिया गया यूमुलिन, क्योंकि ह्यूमन से ही प्राप्त, ह्यूमन जीन से ही वो प्राप्त हो रही थी, इसलिए उसको नाम दिया गया यूमुलिन। आया समझ में बच्चों? तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी खोज साबित हुई, क्योंकि जो जंतुओं की इंसुलिन है वो मानव पर बहुत ज़्यादा कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट या एलर्जी उत्पन्न कर रही थी और उससे जीवों की, जंतुओं की हत्या भी करनी पड़ रही थी। तो ये जो इंसुलिन बनी ये पुनर्योगज डीएनए टेक्निक से बनी, जो कि जैव प्रौद्योगिकी का ही एक देन है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने और कैसे इसे बनाया ये हम देखेंगे। 1983 में अमेरिका की एक कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। इस कंपनी ने मधुमेह रोगियों के जीवन को आसान बनाया और इंसुलिन का उत्पादन किया। अब इंसुलिन जो थी, मानव इंसुलिन, 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बनी थी।
ए श्रृंखला और बी श्रृंखला दोनों को कोडित करने वाले डीएनए अनुक्रमों को संश्लेषित किया, इनको ई कोलाई जीवाणु के प्लाज्मिड में डाला और इससे पुनर्योगज डीएनए बनाया। उससे दोनों अलग अलग श्रृंखलाएं, जीवाणु कोशिका से दो अलग अलग श्रृंखलाएं ए श्रृंखला और बी श्रृंखला अलग अलग प्राप्त हुई, उनको जोड़कर डाइसल्फाइड बंध से इंसुलिन प्राप्त कर ली। तो ये कैसे संभव हुआ बच्चों? पहले तो इंसुलिन की संरचना का पता लगाया गया, फिर पता लगाया कि मानव में कौन सा जीन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको पृथक किया गया। फिर उस जीन की मदद से उस जीन को पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के द्वारा एक जीवाणु के वाहक प्लाज्मिड के साथ जोड़ा गया। उस जीवाणु को गुणन करके उसकी संख्या को बढ़ाया गया और इंसुलिन का उत्पादन किया गया। तो ये पूरी टेक्निक ने मधुमेह रोगियों को के जीवन को बहुत आसान बना दिया और मानव निर्मित जो इंसुलिन बनी उसको नाम दिया गया ह्यूमुलिन। तो अब ये कैसे ए श्रृंखला और बी श्रृंखला वाली इंसुलिन को किस तरीके से बनाया गया? इस प्रकार जो ए श्रृंखला और बी श्रृंखला हुई, इनको पहले अलग अलग बनाया गया। पहले एक श्रृंखला बनाई, फिर दूसरी श्रृंखला बनाई, फिर दोनों को किस बंध से जोड़ा? डाइसल्फाइड बंध से जोड़कर सक्रिय इंसुलिन को प्राप्त कर लिया। तो ये टेक्निक काम में ली गई और सबसे पहले 1983 में ली गई और अमेरिकन एली लिली कंपनी ने इस काम को सर्वप्रथम किया। अब पहली इंसुलिन एक पहली प्रोटीन थी जिसकी की प्राथमिक संरचना सर्वप्रथम ज्ञात की गई। ये पता लगाया गया कि दो श्रृंखलाएं हैं, पहले कैसे ए श्रृंखला बनती है, फिर बी बनती है, फिर दोनों जुड़ती हैं। इसकी संरचना का पहला प्रोटीन था जिसकी पूरी आणविक संरचना को विस्तार से ज्ञात किया गया। इसमें क्या था कि जो ए चेन थी, एक ए श्रृंखला थी, एक बी श्रृंखला थी। अब ए श्रृंखला जो थी वो बी से थोड़ी छोटी थी क्योंकि बी श्रृंखला में तो कितने थे? 30 अमीनो एसिड और ए श्रृंखला में कितने थे? 21 अमीनो एसिड। अब इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में पहले ए को बनाया गया, फिर बी को बनाया गया, फिर इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जोड़ दिया गया। लेकिन अब ये कार्य जब किया गया, ये इतना आसान नहीं था कि इनको हम ऐसे ही मिलाते और जोड़ लेते। इंसुलिन जब मिलती है तो इंसुलिन एक और फॉर्म में, जब इंसुलिन बनती है तो इंसुलिन से पहले बनती है प्राक इंसुलिन। डायरेक्ट इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इन ए बी श्रृंखला के साथ एक तीसरी श्रृंखला और बनती है और वो 3 श्रृंखलाओं वाली इंसुलिन कहलाती है अपरिपक्व प्राक इंसुलिन। तो ये इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों, प्राक इंसुलिन क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि एक ए श्रृंखला है और एक बी श्रृंखला है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब इंसुलिन का निर्माण होता है तो एक तीसरी श्रृंखला इसमें और होती है जिसे कहते हैं सी श्रृंखला। तो ये मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ये प्राक इंसुलिन, ये पहला वाला जो है प्राक इंसुलिन है जिसमें एक ये वाली है ए श्रृंखला और ये वाली है बी श्रृंखला। ये ए है, ये बी है और ये वाली है सी श्रृंखला। ये ए और बी के बीच में ये एक सी श्रृंखला, ये ए से पहले सी है फिर बी है, तो ये बनती है प्राक इंसुलिन इस अवस्था में जिसमें 3 श्रृंखलाएं होती हैं। लेकिन जब ये प्राक इंसुलिन इंसुलिन में बदलती है तो ये वाली जो सी श्रृंखला है ये स्वतंत्र हो जाती है। ये यहाँ से और यहाँ तक ये निकल जाती है और बची कौन सी? ए और बी, इनके बीच में यहाँ पर ये सल्फाइड बॉन्ड से दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। तो ये तो हो गई इंसुलिन और ये थी हमारी गोल प्राक इंसुलिन। तो प्राक इंसुलिन से जब इंसुलिन बनती है तो सी पेप्टाइड श्रृंखला अलग हो जाती है और ए और बी पेप्टाइड श्रृंखला जो हैं ये दोनों आपस में सल्फाइड बंध से डाइसल्फाइड, 2 सल्फाइड बॉन्ड हैं, इनसे 2 जगह हैं, इनसे ये क्या बना रही है? इंसुलिन। समझ में आया बच्चों?
तो ये इंसुलिन की निर्माण इस तरीके से किया गया। अब हम देखते हैं कि एक चित्र से मैं आपको दिखाऊंगी कि ह्यूमन इंसुलिन, जिसे हम ह्यूमोलिन कहते हैं, मानव इंसुलिन कहते हैं, इसका निर्माण बड़े रूप में पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, जैव प्रौद्योगिकी की जो है, इसके द्वारा कैसे किया गया। तो सबसे पहले मानव की जो अग्नाशय कोशिकाएं हैं, उसमें से ये जो इंसुलिन उत्पादन करने वाला ये अग्नाशय कोशिका, ये दिखाई है अग्नाशय की कोशिका, इसके अंदर ये है डीएनए। ये इस डीएनए, कौन सा डीएनए? इंसुलिन उत्पादक जीन है। इस इंसुलिन उत्पादक जीन का टुकड़ा, ये जो है गोला जो मैं दिखा रही हूँ, ये इंसुलिन उत्पादक जीन है जो कि मानव अग्नाशय की कोशिका से निकाला गया। अब इसको क्या किया गया, एक ये प्लाज्मिड वाहक है जीवाणु कोशिका में, ये तो जीवाणुविक डीएनए है और ये अतिरिक्त डीएनए है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस प्लाज्मिड को ऐसे काटा कि इसमें ये वाला डीएनए जो है, जीन जो है, आकर जुड़ जाए। तो ये एक आपको दिखाई दे रहा है, ये एक आकार है, इसमें यहाँ पर आकर ये जो हमारा जीन जो ये वाला था, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर जुड़ गया और क्या बनाया इसने? पुनर्योगज डीएनए। ये बन गया पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को, ये जो पुनर्योगज डीएनए था, ये एक जीवाणु कोशिका के अंदर था। ये एक फर्मेंटेशन टैंक है, काफ़ी विशाल टैंक है, जिसमें जब हम इस पुनर्योगज जीवाणु को डाल देते हैं तो उसकी संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि इस टैंक के अंदर ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है कि ये आसानी से मल्टीपल हो सके, अपना गुणन कर सके, ताकि इंसुलिन का उत्पादन हो सके। ये जीन यहीं पर जुड़ा हुआ है, इसी के साथ, इसी वाहक के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब इस जीवाणु की वृद्धि होगी तो इस जीन की भी वृद्धि होगी। तो इस फर्मेंटेशन टैंक में पुनर्योगज जीवाणु का गुणन होता है और इंसुलिन का निर्माण होता है, और फिर इस टैंक से ये जो है मानव इंसुलिन बन गई। इस मानव इंसुलिन को निकाल करके इसका निष्कर्षण किया जाता है और शुद्धिकरण किया जाता है, और इस तरह से इसको बॉटल्स में सील करके मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। तो समझ में आया बच्चों, ये पूरा मानव इंसुलिन को किस तरीके से बनाया गया, और ये पूरी टेक्निक किसकी सहायता से हुई? जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से, जिसकी एक टेक्निक हमने पुनर्योगज डीएनए टेक्निक पढ़ी है, जिसका उपयोग इंसुलिन निर्माण में यहाँ किया गया। वाहक डीएनए के साथ इस डीएनए को, इंसुलिन वाले डीएनए को जोड़ा गया, उसको पुनर्योगज जीवाणु बनाया गया। उस पुनर्योगज को हमने फर्मेंटेशन टैंक में डाला, वहाँ पर उसने गुणन किया, उसको वहाँ से निष्कर्षित किया, उसका शुद्धिकरण किया और इंसुलिन की बॉटल्स में, ह्यूमोलिन की बॉटल्स में पैक कर दिया। तो है ना ये बहुत ही एक नई खोज, जिसकी सहायता से मधुमेह रोग के उपचार में बहुत ही मदद मिली, और मानव इंसुलिन का प्रयोग आजकल बहुत कॉमनली किया जा रहा है। दूसरा है जीन चिकित्सा। अब इस जीन की चिकित्सा कैसे की जाए? जीन बीमार होगा या कोई निष्क्रिय होगा या कोई विकृत होगा, तभी हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तो किसी रोग के उपचार के लिए मनुष्य की कोशिकाओं में नया जीन प्रवेशित कराना, विकृत जीन को हटाकर नए जीन को प्रवेशित कराना, जीन चिकित्सा कहलाता है। और ये भी एक किसकी टेक्निक है? जैव प्रौद्योगिकी की ही टेक्निक है। इस तकनीक में दोषपूर्ण जीन को देह से हटा लिया जाता है, जो दोषपूर्ण जीन है उसको हटा लिया जाता है और नया जीन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये बहुत से रोगों को, एक जीन से होने वाले कई रोगों को इस जीन चिकित्सा विधि द्वारा उपचारित किया जा सकता है। पुनर्योजी डीएनए टेक्निक के कारण विकृत जीनों को, ये किससे हो रहा है? वही पुनर्योगज डीएनए टेक्निक से होगा। विकृत जीनों को हटाकर सही जीन को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं? एक को हटा रहे हैं और दूसरे को जोड़ रहे हैं, तो हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। विकृत जीन का प्रतिस्थापन नए जीन से कर रहे हैं, तो इसको हम जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा भी
कहते हैं, क्योंकि हम जीन को ऐड नहीं कर रहे, जो विकृत है उसको निकाल रहे हैं और नए को डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें हम एक चीज़ को दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको जीन प्रतिस्थापन चिकित्सा भी कहते हैं। अब इस चिकित्सा के माध्यम से कई आनुवंशिक जन्मजात रोगों को क्योर किया जा सकता है, जो कि पैदा होते ही पता चल जाता है, भ्रूणीय अवस्था में भी पता चल सकता है आजकल भ्रूण के डीएनए की जांच कर कि इसमें ये जो जीन है ये ठीक नहीं है या ये रोग उत्पन्न करने वाला जीन है, तो उस जीन को पुनर्योगज डीएनए टेक्निक द्वारा बदल दिया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रयोग, सफल प्रयोग जो इस टेक्निक पर हुआ वो 1990 में इस जीन चिकित्सा के द्वारा एक 4 साल की लड़की का इलाज किया गया। उसमें क्या था कि उसमें एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता का उपचार किया गया। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, एक एंजाइम है एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसको उत्पन्न करने वाला जो जीन है वो सक्रिय नहीं होता, तो ये एंजाइम नहीं बन पाता और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ठीक से कार्य नहीं कर पाता। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो पहले 2 तरीके से इसका इलाज किया जाता था। या तो उस बच्चे का अस्थि मज्जा प्रतिस्थापित किया जाता था कि भाई जो नई लिम्फोसाइट्स बने, प्रतिरक्षा का काम कौन करती हैं? लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, इनका निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा को प्रतिस्थापित किया जाता था ताकि जो नया अस्थि मज्जा है उससे बनने वाली नई लिम्फोसाइट्स में ये एंजाइम उत्पन्न हो जाए। एक तो इस तरीके से इसका इलाज किया जाता था। दूसरा क्या किया जाता था कि एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को इंजेक्शन की मदद से जो रोगी है उसके अंदर डाला जाता था। लेकिन ये दोनों ही तरीकों से स्थायी इलाज नहीं हो रहा था। जब जब ये एंजाइम मौजूद होता था तब तक प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रहता था और जैसे ही ये समाप्त हो जाता था इसका असर, वो वापस वो रोग के लक्षण दिखाई देने लगते थे। अब प्रतिरक्षा तंत्र ठीक से कार्य नहीं करेगा तो बहुत सारे रोगों से संक्रमण हो जाएगा। तो इसका इलाज सबसे पहले एक 4 वर्ष की लड़की में इसका उपचार किया गया। क्या किया गया कि एक ऐसा जीन चिकित्सा की विधि के द्वारा जो कि इस एंजाइम को कोडित करता है, उस जीन को पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के द्वारा, जैसे हमने इंसुलिन का जीन बाहर बनाया, ऐसे ही इस एंजाइम को कोडित करने वाला जीन भी बाहर जीवाणु के द्वारा क्लोन करके बनाया गया और उसको उसकी बॉडी में डाल दिया गया, ताकि वो क्या है, जब वो जीन आ जाएगा तो वो एंजाइम अपने आप बनने लगेगा और इस रोग का परमानेंट इलाज हो जाएगा। वर्तमान में एकल जीन वाली व्याधियां, मतलब ऐसे रोग जो एक जीन से होते हैं, उनका इलाज इसके द्वारा ठीक से किया जा सकता है। इस विधि में और किसका इलाज होता है? आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए शिशु के जीन के दोषों का सुधार भी किया जा सकता है। बच्चा जिसमें कोई आनुवंशिक विकार है, मान लीजिए हीमोफीलिया है, कोई सिकल सेल एनीमिया है, तो उसका इलाज भी शिशु में इस तरीके जीन, उस सिकल सेल एनीमिया उत्पन्न करने वाले जीन को ही प्रतिस्थापित करके पुनर्योगज डीएनए टेक्निक से नया जीन उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे वो बच्चा उस रोग से पीड़ित नहीं हो। तो है ना लाभदायक बच्चों? मतलब इसके लिए आपको कहीं बाहरी कोई पदार्थ नहीं डालना है, उस मानव के ही जीन को क्लोन करके पुनर्योगज डीएनए टेक्निक द्वारा बनाकर और वापस मानव के जो जिनके शरीर में वो जीन नहीं है या वो विकृत है, उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है जीन उपचार या जीन चिकित्सा। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कैंसर, संयुक्त प्रतिरक्षा अपूर्णता, यही जो मैंने आपको बताया इस एंजाइम एडीए एंजाइम की कमी से होती है, सिकल सेल एनीमिया, पार्किंसन जैसे घातक रोगों का इलाज किया जा सकता है इस जीन चिकित्सा की विधि से। तो ये बहुत ही घातक हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे संयुक्त प्रतिरक्षा अपूर्णता हो, सिकल सेल हो या पार्किंसन हो। तो ये एक ऐसी
विधि है। अब इसके क्या प्रमुख चरण है जीन उपचार में? पहले आनुवंशिक रोग उत्पन्न करने वाली जीन की पहचान करना। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना कि ये जीन पार्किंसन रोग उत्पन्न कर रही है या ये जीन सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न कर रही है। तो उस जीन की पहचान इसका पहला चरण है। दूसरा, इस जीन के उत्पाद की शरीर में भूमिका। अब पहचान तो लिया, लेकिन हम उसको बार बार टेस्ट कर रहे हैं कि मानव शरीर में ये जीन क्या कार्य कर रहा है, क्या भूमिका है इसकी मानव के शरीर में। अगर कोई रोग उत्पन्न कर रहा है, उसका रोग का जनक, या रोग उत्पन्न नहीं कर रहा तो उसकी भूमिका, या कोई और लक्षण दिखा रहा है तो वो उसका क्या कार्य है। फिर पता चलने के बाद उस जीन का विलगन यानी कि उसको हम वहाँ से अलग कर लेना। ये जीन है, इसको हम यहाँ से अलग कर लेना, उसको विलगन यानी अलग कर लेना। अलग करने के बाद में इस जीन की आनुवंशिकी द्वारा क्लोनिंग, वही जैसा हमने अभी देखा, उसको निकाल करके किस में डालते हैं? प्लाज्मिड में। प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं। उसको किस में डालते हैं? जीवाणु में। उसको हम डालते हैं बायोरिएक्टर में और उसकी संख्या बढ़ाते हैं, उसके क्लोन बढ़ाते हैं और फिर उसको निकाल करके वापस मानव के शरीर में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जीन आनुवंशिकी द्वारा क्लोनिंग करी, फिर जीन उपचार की उपयुक्त युक्ति का विकास हुआ कि किस तरह से इसको हम मानव में डालकर इसकी उपयुक्त युक्ति के माध्यम से इसको मानव में डाल दिया जाता है। तो ये हुआ जीन उपचार। और कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, प्रतिरक्षा संबंधी रोग, बहुत सारे रोगों का इलाज इस तकनीक से होता है। तो ये भी जैव प्रौद्योगिकी की देन है, पुनर्योगज डीएनए टेक्निक की देन है। अब ये तो हुए, इंसुलिन ने मधुमेह रोग का उपचार किया और इस जीन उपचार के द्वारा कई विकृत जीनों को ठीक किया गया। तो ये तो उपचार की प्रक्रिया थी। अब हम निदान कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे? तो आणविक निदान। तो किसी भी रोग का उपचार तभी हो सकता है जब उस रोग का उसकी प्रारंभिक अवस्था में जितनी जल्दी पता चलता है उतना ही जल्दी वो उस रोग से मुक्त हो जाता है। तो अभी हमने कोई भी रोग हो, हमें जैसे ही उस रोग का पता चले, हमें एक दिन बुखार आया, हमने ध्यान नहीं दिया, पैरासीटामोल की गोली खा ली, फिर शाम को फिर आ गया, फिर अगले दिन फिर आ गया, 2-3 दिन तक तो हम पैरासीटामोल खा के काम चलाते रहे। फिर हमने देखा कि अब ठीक नहीं हो रहा, तो तीसरे दिन हम डॉक्टर के पास गए। तो उस अवस्था तक बुखार क्यों आया? कोई ना कोई रोगजनक, कोई ना कोई प्रतिजन आपके शरीर के अंदर गया जिसके करके बुखार आया। अब आपने उस बुखार को तो दबा लिया एक एंटीपायरेटिक दवाई खा के, लेकिन वो प्रतिजन तो अंदर अभी डेवलप हो रहा है और अपनी मात्रा बढ़ाता जा रहा है, तो वो संक्रमण शरीर में फैलता जा रहा है। तो इसलिए किसी भी बीमारी को पता चलते ही तुरंत अगर हम उसकी जांच करा लें और तुरंत हम उसकी एंटीबायोटिक्स या चिकित्सकीय दवाइयाँ ले लें तो वो जल्दी से ठीक हो जाती। लेकिन हम क्या करते हैं? आलस करते हैं, 2-3 दिन हम दिखाते ही नहीं है, अपने आप अपना घरेलू उपचार करते रहते हैं। तो ऐसा कदापि नहीं करना है। किसी भी रोग के प्रभावी उपचार के लिए कब प्रभावी उपचार होगा? जब उसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर ली जाए और रोग की फिजियोलॉजी की जानकारी आवश्यक है कि ये रोग क्या सिम्टम दिखा रहा है या क्या शरीर पर प्रभाव डाल रहा है। आपने पढ़ा है कैंसर एक बहुत ही घातक रोग है, लेकिन कैंसर की कई अवस्थाएं होती हैं, प्रथम, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अगर कैंसर की प्रारंभिक पहली अवस्था में जहाँ पर कैंसर उस अंग में शुरू हुआ वहीं पर उसको अगर पता लगा लिया जाए और तो वो उसका इलाज शल्य क्रिया द्वारा या कुछ दवाइयों के द्वारा हो जाता है और कैंसर रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन यदि कैंसर जहाँ उत्पन्न हुआ वहाँ से दूसरी जगह पहुँच गया तो वो कहलाती है उसकी सेकंड स्टेज, दूसरी अवस्था। अगर उसकी भी शुरुआत में पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है कई कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के माध्यम से। लेकिन जो उसकी तीसरी और एडवांस स्टेज है
उसमें कैंसर पूरे शरीर में कई अंगों में अपना संक्रमण फैला देता है और उस अवस्था में पता चलने पर उसका उपचार संभव नहीं हो पाता। केवल जो रोगी है उसको कुछ समय तक जीवित रखने के लिए ही चिकित्सा या दवाइयाँ दी जाती। तो अगर कोई भी, ये तो एक कैंसर का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, कोई भी रोग हो अगर प्रारंभिक अवस्था में, तो अब क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में पता कब लगेगा? जब रोग फैलेगा तो कोई ना कोई लक्षण आएगा, तो लक्षण आने में कुछ समय लगता है। तो समय लगने वाला हम क्या करते हैं, जांच कैसे होती है? रुधिर की जांच, मूत्र की जांच, सीरम की जांच के द्वारा अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तो उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये प्रारंभिक अवस्था में इन जांचों द्वारा संक्रमण का पता नहीं लगता है। रोग निदान की जो परंपरागत विधियां हैं, जैसे मूत्र जांच, रुधिर जांच, सीरम विश्लेषण, इससे प्रारंभिक स्थिति में पता लगाना संभव नहीं होता है। अब रोग के निदान के लिए जैव तकनीक द्वारा अत्यंत विश्वसनीय और शुद्ध विधियां उपलब्ध हैं। इससे रोगाणु को पृथक कर जैव रसायनों के द्वारा जांचा जाता है। अब प्रारंभिक अवस्था में जांच कैसे की जाती है? तो कुछ प्रारंभिक जांच के लिए जैव प्रौद्योगिकी की ही कुछ विधियां काम में ली जाती हैं, जिनसे कि अर्ली स्टेजेस में, प्रारंभिक अवस्था में रुधिर और मूत्र जांच से भी पहले इन जांचों के द्वारा इस रोग की उपस्थिति का पता लग जाता है, तो जल्दी से इलाज शुरू हो जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम पीसीआर भी कहते हैं, इसके द्वारा, और एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जिसे हम एलिसा टेस्ट भी कहते हैं, इसके द्वारा इन जांचों को किया जा सकता है। तो अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जांचें होती हैं। जैसे एलिसा टेस्ट हमने एड्स के, एचआईवी विषाणु की जांच के लिए किया जाता है, टीबी की जांच के लिए किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अभी हमने कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर कराई थी, तो वो भी एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन थी। तो ये सारी जांचें किसकी मदद से संभव हो पाई हैं? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। और इनमें किसकी जांच की जाती है? डीएनए अनुक्रम की, डीएनए खंड की, न्यूक्लिक अम्ल की। इसलिए न्यूक्लिक अम्ल की जांच के द्वारा इस रोग का पता लगाया जा सकता है। तो देखते हैं बच्चों, पहली विधि है सदन ब्लॉक तकनीक। सदन ब्लॉक तकनीक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें इसके द्वारा भ्रूण में आनुवंशिक, अगर माता के गर्भ में पल रहे भ्रूण में कोई आनुवंशिक रोग है तो उसका निदान किया जा सकता है। कैसे? उस भ्रूण के डीएनए खंडों के अध्ययन से। और ये किसके डीएनए खंडों का अध्ययन किसके माध्यम से होता है? सदन ब्लॉक टेक्निक। तो इसका एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। सदन ब्लॉक टेक्निक को हम पढ़ भी चुके हैं। ये सदन ब्लॉक टेक्निक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए खंडों को अलग अलग आकृति के हिसाब से नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर से पृथक किया जाता है और इसके द्वारा इनको हाइब्रिडाइज करके यूनिक कुछ न्यूक्लियर प्रोब होते हैं, जिन्हें खोजी कहते हैं, जो कि डीएनए के सीक्वेंस को पहचान लेते हैं, डीएनए अनुक्रम को, और इससे डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्राप्त हो जाती हैं। एक्सट्रैक्शन डीएनए का, कोई भी अगर भ्रूण में कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो उसका डीएनए निकालते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, फिर उसको सेपरेट करते हैं और उस टारगेट डीएनए का पता लगा लेते हैं। स्वस्थ डीएनए से उसकी जांच करके पता लगा लेते हैं कि शिशु जो है, भ्रूण जो है, उसमें ये डीएनए विकृत है या नहीं। तो भ्रूणीय अवस्था में कोई अगर रोग है तो उसका पता इस टेक्निक के द्वारा लगाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सदन ब्लॉक टेक्निक, जिससे डीएनए के खंड करके उनको, उनकी जांच करके, उनका अध्ययन करके रोग का पता चल जाता है। अगली विधि है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके द्वारा एड्स के रोगियों में एचआईवी की पहचान के लिए पीसीआर का प्रयोग नियमित रूप से किया जा रहा है। एड्स भी अगर बिल्कुल शुरू में पता लग जाता है तो उसका इलाज हो जाता है, लेकिन जब एड्स का वायरस पूरे शरीर में फैल जाता है
तो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है और एड्स का रोगी अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है तो वो ठीक नहीं होते और वो घातक हो जाता है। किसी भी रोगजनक के शरीर में उपस्थिति का पता तब लगता है जब रोगजनक द्वारा शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं, चाहे बुखार आए, चाहे खांसी आए, या कोई और लक्षण, जुकाम हो, गला खराब हो, कोई लक्षण हो। लेकिन इन लक्षणों की उपस्थिति में भी रोगजनक का जो न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें इसकी उपस्थिति का पता, न्यूक्लिक अम्ल में सबसे पहले उस रोगजनक की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो यही सिद्धांत पीसीआर का रहता है और पीसीआर की द्वारा नाभिकीय अम्ल में उस रोगजनक की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। तो ये एक चित्र में आपको दिखा रही हूँ। कोरोना का जो टेस्ट था या सार्स का जो टेस्ट है वो इस तरीके से नेज़ल स्वैब लिया गया है, या मुख में से भी, गले में से भी लिया जाता है। फिर इसको एक लाइसिस बफर के साथ मिलाया जाता है। ये आरटीपीसीआर मशीन है, इसके अंदर इसको डाला जाता है। कई घंटों तक ये मशीन चलती रहती है। तो डीएनए के ये जो खंड हैं, इन डीएनए अनुक्रम की जांच हो जाती है कि ये जो डीएनए है ये संक्रमित है या नहीं। तो डीएनए के ये जो आरटीपीसीआर की जो वैल्यूज़ आती हैं उसके द्वारा संक्रमण की अवस्था कितनी है इसका भी पता लग जाता है। तो इसके द्वारा दो गंभीर रोग, पहला है सार्स, जिसे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये भी एक श्वसन संबंधी, हमारे फेफड़ों से संबंधित रोग है जो कि एक विषाणु के द्वारा होता है। इसकी पहचान इसी टेक्निक, पीसीआर टेक्निक की द्वारा की जाती है। कोरोना वायरस, अभी हमने कोरोना महामारी को हम 1.5 वर्ष फेस करके चुके हैं। कोरोना के द्वारा बहुत से लोगों की जानें गई हैं। अब तो हमने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है, लेकिन कोरोना की 3 लहरों को हम फेस कर चुके हैं। रोग की जांच आरटीपीसीआर टेक्निक, पीसीआर के आगे आरटी लिखा है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आर फॉर रिवर्स, टी फॉर ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा आरटीपीसीआर टेक्निक के द्वारा कोरोना रोग का पता लगाया जाता है। तो ये किस चीज़ क्या हो गई? रोग निदान की टेक्निक। किसकी टेक्निक? रोग निदान की टेक्निक। और इन दोनों टेक्निक के द्वारा किसकी जांच की जाती है? न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक अम्ल कहाँ मिलता है? हमारी कोशिका के केंद्रक के भीतर। तो ये जो चीज़ है ये है किसकी सहायता से? इसमें एक और खोजी या प्रोब, एक कुछ प्रोब्स काम में लिए जाते हैं इस डीएनए की जांच करने के लिए। तो वो प्रोब क्या होते हैं? प्रोब न्यूक्लियोटाइड के छोटे खंड होते हैं। छोटे खंड मतलब जिनमें केवल 50 से 30 तक ही क्षारक युग्म पाए जाते हैं। क्षारक युग्म हमने पढ़े हैं ना, ये इस तरीके से बीच में यहाँ पर क्षारक युग्म होते हैं, यहाँ पर क्षारक युग्म लगे होते हैं। एडेनिन के साथ थाइमीन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, फिर थाइमीन के साथ एडेनिन। तो ऐसे कितने क्षारक युग्म होते हैं? 15 से 30। उनका एक खंड होता है जो प्रादर्श में अपने संपूरक खंड की मतलब आधा, ये इसका आधा होता है, यानी कि ये है, ये यहाँ पर ए जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर टी जुड़ा हुआ है। अब इसका पूरक खंड कैसा बनना है, इसकी ये खंड पहचान कर लेता है। ये क्या है? एक रज्जु की डीएनए या आरएनए। आरएनए तो होता ही सिंगल स्ट्रैंडेड है। एक रज्जु की डीएनए है जिन्हें रेडियो एक्टिव अणुओं से चिन्हित कर जांच में प्रयोग किया जाता है और इनको क्या कहा जाता है? खोजी या प्रोब। तो ये छोटे खंड हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के, जो अपने प्रादर्श में अपने संपूरक खंड को पहचान लेते हैं। इसके लिए इनको क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव अणुओं से चिन्हित कर लेते हैं और इन जांचों में इनका उपयोग करते हैं। अब एक जांच जो तीसरी थी वो थी एंजाइम की मदद से, एंजाइम इम्यूनो सॉर्बेट एसे।
जिसे हम कहते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट को एक एंजाइम की मदद से काम में लिया जाता है और इसका कार्य भी यही है कि एंटीजन एंटीबॉडी सम्मिश्र जो कि एक एंजाइम की मदद से बनाया जाता है और उसका पता लगता है। किस रोग में की जाती है ये भी? एड्स जैसे टीबी, टाइफाइड, इन रोगों के निदान में की जाती है और बहुत अर्ली स्टेज में इनका पता लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया एक जांच की प्रक्रिया है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया के सिद्धांत पर, हम जानते हैं ना कि एंटीजन्स के साथ क्या बनती है? एंटीबॉडी। एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने का जो सिद्धांत है उसी पर ये आधारित है। इस परीक्षण में एंजाइम, जैसा कि नाम से ही सबसे पहले आया है, एक एंजाइम काम में लिया जाता है। एंजाइम की सहायता से सूक्ष्मतम मात्रा में उपस्थित प्रोटीन, प्रतिजन व प्रतिरक्षी को पहचाना जा सकता है। किसके माध्यम से? एंजाइम के माध्यम से। किसी विशिष्ट प्रतिजन को पहचानने के लिए, जैसे प्रतिजन विशिष्ट होगा तो एंजाइम भी विशिष्ट होगा। प्रतिजन को पहचानने के लिए उसके प्रतिरक्षी को प्लास्टिक प्लेट से ठोस अवस्था में सोख लिया जाता है। एक प्लास्टिक प्लेट से प्रतिजन का जो प्रतिरक्षी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस सोखे हुए प्रतिरक्षी को उदासीन कर लेते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और इस पर सीरम की एक बूंद डाली जाती है। ये जो प्रतिरक्षी जो कि ठोस प्लेट द्वारा सोख लिया गया, इस प्रतिरक्षी को उदासीन करके इस पे सीरम की एक बूंद डाली जाती है। यदि वहाँ पर एंटीजन्स या प्रतिजन होते हैं तो वो प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बना लेते हैं। प्रतिजन जैसे ताला चाबी मिलते हैं वैसे ही प्रतिजन प्रतिरक्षी भी मिलते हैं। किसकी उपस्थिति में? इस एंजाइम की उपस्थिति में। अब इसमें दूसरा एंजाइम डाला जाता है। पहले एक एंजाइम डाला था, अब इसमें हम दूसरा एंजाइम डालते हैं। यदि प्रतिजन पाए जाते हैं तो यहाँ एंजाइम प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र फिर से बन जाता है। इस सम्मिश्र के साथ जो भी और अतिरिक्त चीज़ें हैं उनको धो दिया जाता है और अभिकारक को मिलाया जाता है। रिएजेंट डालते हैं किस लिए? इसको देखने के लिए, इसको स्टेन करने के लिए। यदि प्रतिजन उपस्थित होते हैं तो ये अगर प्रतिजन है तो प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बना है तो अभिकर्मक से ये अभिरंजित हो जाता है। अभिरंजित यानी स्टेन हो जाता है और दिखाई दे, क्योंकि कोई रंग नहीं होने के कारण कोई भी चीज़ माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देगी। जब ये अभिरंजित हो जाता है, जब एंजाइम एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बन जाता है तो ये अभिरंजित हो जाता है। और इस अभिरंजित भाग को किस में देखते हैं? एक होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से मात्रात्मक मापन कर प्रतिजन की उपस्थिति को बता दिया जाता है। प्रतिजन कितना है इसकी मात्रा को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए माप लिया जाता है और कितना मात्रा है एलिसा की वो जांच ली जाती है। प्रत्येक प्रतिजन के लिए एलिसा मात्रात्मक अलग अलग होता है। अगर अलग अलग प्रतिजन है तो एलिसा का मात्रात्मक मान भी अलग अलग होता है। टीबी के लिए अलग होगा, एड्स के लिए अलग होगा। इससे इस रोग का पता लगाया जाता है। अब अपन ये इसका चित्र देखते हैं। हमने बताया कि ये एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत पर, तो ये क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी से कौन आके मिल रहा है? ये टारगेट एंटीजन। और ये एंटीजन मिल रहा है किसकी? एंजाइम लिंक्ड। ये क्या है? इससे एंजाइम लिंक्ड है। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक सैंडविच टाइप कॉम्प्लेक्स बन गया। ये क्या है? प्रतिरक्षी। ये क्या है? प्रतिरक्षी। और प्रतिरक्षी इस प्रतिजन के साथ मिलकर एक सम्मिश्र या एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है जो कि एंजाइम की उपस्थिति में संभव हो पाया। इस एंजाइम में से इस प्रोडक्ट को अलग कर लिया जाता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा इसको टेस्ट करके एलिसा का मान ज्ञात करके रोग है या नहीं इसकी जांच हो जाती है। तो ये है एलिसा टेस्ट। अब ये किस किस के लिए काम में लिया जाता है? प्रतिजन का पता लगाने के लिए। कोई एलर्जन, अगर कोई एलर्जन भी बॉडी में है तो उसका भी पता इस टेस्ट से लग सकता है। कोई रोगाणु है या कोई हार्मोन की असामान्यता है, इसका भी पता एलिसा टेस्ट द्वारा लग सकता है। प्रतिजन का, एलर्जन का, रोगाणु का और हार्मोन असामान्यता की जांच इस एलिसा टेस्ट के द्वारा
की जा सकती है। जैसे एड्स वायरस, एक वायरस हो गया, एक रोगाणु है, ये इस कैटेगरी में आ गया, इसका पता। ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक गंभीर टीबी जिसे हम कहते हैं, इसकी जांच। हेपेटाइटिस, टाइफाइड आदि रोगों की प्रारंभिक अवस्था में जांच इस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेक्निक जो है एलिसा टेस्ट, इसके द्वारा की जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जांच है। तो आणविक निदान के लिए हमने 3 चीज़ें पढ़ी, जिसके द्वारा हमने सदन ब्लॉक परीक्षण, दूसरा परीक्षण पीसीआर, जिसका आरटी-पीसीआर अभी हमने देखा है, और तीसरा है एलिसा टेस्ट। तो ये 3 चिकित्सा के निदान के लिए, रोगों के निदान का करने के लिए, रोग का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए किए जाने वाले चिकित्सकीय अनुप्रयोग हैं, जो किसकी मदद से हो पाए? जैव प्रौद्योगिकी की मदद से। तो है जैव प्रौद्योगिकी उपयोगी? चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक उपयोगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, सारी हमारी एंटीबायोटिक्स, औषधियाँ, कई प्रकार की हार्मोन्स का उत्पादन, एंजाइम्स का उत्पादन और रोगों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो ये जांचें हैं जो हमने आज पढ़ी, ये सब पुनर्योगज डीएनए टेक्निक, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ही संभव हो पाए। तो आज इतना ही बच्चों, धन्यवाद।